हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैट विद सेलेब्स अगेन। सभी को सबसे पहले मेरा सादर जय श्रीमन्नारायण। आज के एपिसोड में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होगी। एस्ट्रोलॉजी में बात करने के लिए इस बार हम लाए हैं आपके साथ जिम स्पेशलिस्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ी बहुत होगी न्यूमरोलॉजी के बारे में, लेकिन आज हमारा स्पेशल एपिसोड है मैरिज के बारे में। जैसे जैसे वेडिंग का सेशन आ रहा है तो कई लोगों को इन 2025 वेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। उन इश्यूज को कवर करने के लिए आज वेडिंग स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर महेश हरियाणवी। थैंक यू सो मच सर। सादर जय श्रीमन्नारायण, वेलकम टू द शो। नमस्कार सभी लोगों को। सर, आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पॉडकास्ट यंग जनरेशन पे ज्यादा फोकस करता है, उनकी सोच पे। सबसे पहले आप बताएं कि यंग जनरेशन के लिए एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इसलिए जरूरी है कि आज हर युवा मेहनत करता है जी, और मेहनत करने के साधन भी पर्याप्त हैं। कोचिंग्स हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग्स हैं और बराबर वो पढ़ता है, स्टडी करता है। फिर भी कई बार आदमी का सिलेक्शन नहीं हो पाता जी, और आदमी के पास पैसा होते हुए भी बीमार हो जाता है जी, और उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता। फिर आदमी सोचता है ऐसा क्या है कि जो मैं परेशान हूं और मेरा नहीं हो पा रहा सब कुछ होते हुए भी। तो वो फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है अपने भाग्य को ढूंढने के लिए ओके। कि शायद पिछले जन्म का कुछ है हिसाब, उसकी वजह से अपन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो ये जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी के पास आता है। ओके सर, जैसा कि आज का पॉडकास्ट स्पेशली मैरिज के ऊपर है, शादी के ऊपर है, आपके अनुसार शादी जैसे पवित्र बंधन में एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आजकल ज्यादातर लोग जो है पाराशरी करते हैं, हमारे इंडिया में 90% व्यक्ति, जी, तो वो मंगलिक दोष लड़की वालों को बता देते हैं। फिर लड़की वाले मंगलिक लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं, मंगलिक लड़का नहीं मिलता, मैचिंग नहीं होती। लेकिन जो पाराशरी केवल करते हैं उनको जेमनी, नाड़ी, लाल किताब, जी, केपी, इनके माध्यम से भी जन्म पत्रिका देखनी चाहिए, ओके, ना कि एक ही मेथड से। ताकि सभी मेथडों को लगा के जमनी, पाराशर, नाड़ी, लाल किताब ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में समस्या क्या है, शादी क्यों नहीं हो रही, डिले क्यों हो रही है, और मंगलिक है तो कितना मंगलिक है और इसके लिए वास्तव में क्या मंगलिक लड़का ही चाहिए। तो ये एक मेथड से पता नहीं लगाया जा सकता। जबकि इंडिया में 90% व्यक्ति पंडित जो हैं वो पाराशरी जानते हैं, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वही जानते हैं। तो वो प्रॉपर वो नहीं है। जैसे आजकल मेडिकल में आप एक्सरे कराइए, जी, फिर MRI कराइए, फिर उससे भी ऊपर जाइए। हाँ, तो ब्रांचें खुल गई, क्लेरिफाई होता गया मैटर। तो आप पाराशर करिए, जेमनी करिए, नाड़ी करिए, लाल किताब करिए, केपी करिए, उससे आपका क्लियर होता जाएगा मैटर कि कहाँ कुंडली में कहाँ वो है, कहाँ दोष आ रहा है। कहाँ दोष आ रहा है। ये पूरा पता तभी लग सकता है जब आप चारों पांचों मंत्र जानते हैं। एक बात बताएं सर, जैसा कि अभी आपने कहा मांगलिक व्यक्ति, तो क्या एक मांगलिक व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो तो वो क्या मांगलिक से ही शादी करेगा? ऐसा कोई नियम है? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि मंगलिक पाराशरी अलग तरीके से मंगलिक बताती है, जेमनी अलग बताती है, लाल किताब कुछ अलग ही मंगलिक दोष बताती है, अलग ही तरीके से वो उसको करती है, और नाड़ी अलग तरीके से मंगलिक दोष बताती है। तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि आखिर किस दृष्टि से हम मंगल को उचित माने कि मंगलिक दोष वास्तव में है या नहीं है। ओके, तो 90% तो जो पारसरी करते हैं, वैदिक जो करते हैं, वो मंगल को देख करके 12वें घर में, लगन में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में देख करके कह देते साहब मंगली का बच्चा है, बच्ची मंगली का है। हाँ, लेकिन नाड़ी लाल किताब ऐसा नहीं मानती। ओके, वो दूसरे मेथड वो करती है और उसको भी हमें साथ में लेना चाहिए और फिर दोष को निराकरण करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसकी मान लीजिए शादी नहीं हो रही है तो क्या पहला ऐसा नियम है कि मान लीजिए कोई लड़का मांगलिक है तो उसे मांगलिक लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी? देखिए, मांगलिक लड़का है अगर दोष है तो संभावना तो यही लेनी चाहिए कि मंगलिक से ही शादी करे। ओके,
सबसे फर्स्ट तो हमें कुंडली में मैचिंग करनी चाहिए कि अगले की लड़का हो या चाहे लड़की, उसकी कुंडली में सेपरेशन और डाइवर्स के योग नहीं होने चाहिए। ओके। सबसे फर्स्ट बात ये आती है, ठीक है। क्योंकि आजकल एक रोज दैनिक भास्कर में भी आया था न्यूज में कि 500 केस कोर्ट में जो है हर महीने जो है हाँ, डाइवर्स डाइवोर्स के चल रहे हैं। जी। तो कुंडली में किसी भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सेपरेशन और डाइवर्स के योग नहीं होने चाहिए। ओके। तब आप उसको उचित कुंडली मिलान मानिए। अगर ये दोष है तो मंगलिक दोष कोई मान ही नहीं रखता फिर इन दोष से आगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड सर एक सवाल है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले एक बात बताएं कि कोई व्यक्ति अपने लिए उचित पर्सन शादी के लिए कैसे ढूंढ सकता है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता है तो? अगर वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता है तो उसको समय का इंतजार करना पड़ेगा। ओके। देखिए, समय दशा जब आएगी, समय जब आएगा तो अपने आप जो है रिश्ता आ जाएगा और वो रिश्ता बैठ भी जाएगा। जब तक समय अनुकूल नहीं आता, चाहे आप किसी भी दशा को लगाइए, जेमनी दशा लगाइए, चाहे आप विश्वोत्तरी दशा लगाइए पराशरी में, वैदिक में, और चाहे आप नाड़ी में ट्रांजिट लगाइए, किसी भी तरीके से लगा के आप अगर उचित समय जब तक शादी का नहीं आता तब तक जो है आपको सही व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। या अगर मुलाकात हो जाएगी तो या तो उसकी तरफ से ना हो जाएगी या आपकी तरफ से ना हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के बैठेगा नहीं मामला। जब तक समय अनुकूल आने पर दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। मतलब जब तक राइट टाइम नहीं आएगा तब तक चाहे कितना ही कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। समय आने पर ही अनुकूल विवाह का समय आ गया, तभी दशाओं से देखने पे और नाड़ी और पराशरी दशाओं को देखने से आपको स्पष्ट, जेमिनी दशा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि कब शादी होगी। सर, मैंने एक एस्ट्रोलॉजी पे स्टेटमेंट पढ़ा था कि कुछ लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी कुंडली ऐसी बनी है। आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुंडली में सेपरेशन डाइवर्स नहीं है जी, तो शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? और अगर है तो लोग शादी तो करते ही हैं क्योंकि वो वाली बात है कि इतना ऐसा लड्डू है जो नहीं खाए तो भी पछताता है, खाने वाला पछता है। जी। तो ज्यादा लोग सोचते हैं चलो कर लेते हैं, होगा जो देखा जाएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आज के समय की जो सर पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा भटक रही है। अलग अलग कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक लड़का है तो वो 4 लड़कियों को घुमा रहा है। आजकल के समय में ये हो रहा है। तो क्या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहना एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सही है या गलत? देखिए, हमारे जो परंपरागत जो समाज की जो संस्कृति है वो तो यही कहती है कि धर्मपत्नी एक ही होनी चाहिए जी। और लड़की से अगर सिर्फ मित्रता ही कर सकते हो आप, उसके साथ दूसरा तरह का व्यवहार ना करें, एक बहन की तरह ही उसको जो है ट्रीट करें। लेकिन आज के हम युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और फिर ब्रेकअप हो जाता है। फिर कहते हैं अब पेचअप हो गया। तो ये और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग। बड़े शहरों में ये भी ट्रेंड चल रहा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में ये भी चल रहा है। तो ये बड़ा ज्योतिष में एक बड़ा विषय है इसको सोचने का कि एक तरह से ये कह दीजिए कि ये युवा जनरेशन गलत राह पे जा रही है और संस्कारों से हट रही है। वरना ग्रह तो पहले भी वही थे, ग्रह आज भी वही है। सर, एस्ट्रोलॉजी में इस चीज की अनुमति है क्या? अनुमति, देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है धर्मशास्त्र से बना हुआ है। ठीक है। वेदांत है। वेद का 6 वेदों में से 4 वेदों में से छठे 6 जो वेदांत निकले उनमें से एक ज्योतिष भी है। तो उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इस तरह से भटकाव होना चाहिए। उसको चरित्रहीन जातक ही माना जाता है। ओके। लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो पश्चिम से प्रभाव में है, तो वो हर साल दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी से पूछने आते हैं कि इससे शादी होगी या नहीं होगी। भाई, तुम हर साल बना रहे हो, 2-3 साल में तोड़ रहे हो, फिर बना रहे हो, तो कैसे संभव होगा बताओ आप जी। या तो आप एक जगह रहिए, कई रिलेशन बना लेते हैं
और फिजिकल भी रिलेशन बना लेते हैं और फिर पूछते हैं शादी की। तो देखिए, शादी होना परिग्रह संस्कार होना ही शादी नहीं है। हाँ अगर आपके म्यूचुअल हाँ हो जाती है एक दूसरे में, हाँ वो हो जाती है कि अच्छा, हम ठीक है, हम शादी करते हैं, हाँ। और आपका शारीरिक संबंध हो जाता है, तो वो भी एक शादी मानी जाएगी। ओके, ये नहीं है कि आप परिग्रह संस्कार करके ही शादी कर रहे हैं वही शादी हो। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। यानी अगर कोई व्यक्ति लिविंग में रह रहा है, आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने म्यूचुअली एग्री कर दिया और वो वचन निभा रहे हैं, बस उनका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, तो आपका मतलब है वे तो शादीशुदा। शादीशुदा है। ठीक है, समाज की अलाउ नहीं है। हाँ और 9th हाउस से हम बंधन, समाज का बंधन देखते हैं, धर्म का बंधन देखते हैं, वो लागू नहीं हो रहा ओके कि धर्म उसको अलाउ नहीं कर रहा। जी लेकिन उनकी तो विवाह तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया ना एक दूसरे को, जी। तो विवाह ही मानेंगे हम उसको। ओके जबकि जैसा विदेशों में होता है अधिक अक्सर, हाँ वैसा ही ट्रेड है ये। सर, आज के समय में कई बार हम पेपर में भी पढ़ते हैं और कई बार किस्से भी सुनने में आते हैं कि इसके तो 36 में से 28 गुण मिल गए थे, फिर भी रिश्ता नहीं टिक पाया, फिर भी टूट गया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि वैदिक और पाराशरी ज्योतिष दोनों एक ही है। हाँ और 90% ज्योतिषी जो है पाराशरी और वैदिक जानते हैं और वो गुण मिलान करते हैं। जी और कुंडली का पूरा विश्लेषण पाराशरी से नहीं हो सकता जी जब तक आप जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब, केपी ये नहीं जाने। तो चारों पांचों मेथड जानने पे आपको पता लगेगा कि इसमें सेपरेशन डाइवर्स के योग है या नहीं है। जी पाराशरी से पता नहीं लगेगा। एक्चुअली में पाराशरी से पता लग ही नहीं सकता प्रॉपर की डाइवर्स होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये जेमिनी या नाड़ी शो करेगी अच्छी तरह से, या लाल किताब शो करेगी। मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी केपेबल नहीं है कि वो ये चीज बता पाए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट है, अच्छा क्योंकि एबीसीडी तो वहीं से स्टार्ट होती है। जी वैदिक तो फर्स्ट है ही। लेकिन वैदिक में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरी में नहीं देखी जा सकती। ओके लेकिन शादी का मैटर वैदिक में थोड़ा हल्का है। अच्छा उसमें वो गुण मिलान की जो मेथड है, जो पंडित लोग मिलाते हैं हाँ वैदिक और पाराशरी में, हाँ वो सही नहीं है। ओके हमें कुंडली को देखना चाहिए कि कुंडली में सेपरेशन डाइवर्स की योग है या नहीं है। ठीक है। एक्चुअल में तो ये देखना चाहिए। और वो आप पाराशरी से प्रॉपर नहीं पकड़ में आएगा। वो आप जेमिनी जाइए, नाड़ी जाइए, लाल किताब जाइए, तब आपको पकड़ में आएगा। समझ रहा हूँ सर। आज के समय में शादी के रूल्स बदल रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि लोग लिविंग में भी रह रहे हैं, लोग लव मैरिज भी कर रहे हैं। आजकल तो विदेशों में सर अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा या किसी को पति नहीं चाहिए तो वो डॉग फादर और भाई कुत्ते को ही साथ रख लिया, हम ही साथ रह लेंगे, ये वाली चीज भी हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में क्या लव मैरिज सही है? लव मैरिज सही है। लव मैरिज पहले भी जो है हमारे कृष्ण भगवान जी जैसे, उनको राधा से प्यार था, जी तो और भी जो ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े बहुतों ने, तो ऐसा नहीं है। लव मैरिज उचित है। और पहले अपहरण करके ले जाते थे और हाँ शादी करते थे, जी जैसे अर्जुन ने की थी अब जी कृष्ण की बहन से, जी तो वो भी उचित थी। तो ये भी उचित है। अगर दोनों का मन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर किसी की लव मैरिज नहीं हो रही इस समय, बहुत कोशिश कर ली, तो कुछ उसको रेमेडीज बताएं, क्या करे वो? देखिए, रेमेडीज सबसे पहले तो हमें टाइम का वेट करना पड़ेगा समय का कि प्रॉपर टाइम आए। जी प्रॉपर टाइम आए और फिर प्रॉपर टाइम आने पर हमें उसको कुछ रेमेडी देनी चाहिए अगर लव मैरिज है तो। कोई जनरल रेमेडी सर? जनरल रेमेडीज कटेला जैसे है। कटेला अगर प्रेमी प्रेमिका को बना दिया जाए तो दोनों में प्यार बढ़ जाता है। कठेला क्या होता है? एथिस्ट ऐसे कुछ कहते हैं उसको। ओके कटेला एक स्टोन होता है, अच्छा सेमी प्रेसियस होता है। अच्छा, पत्थर होता है। पत्थर होता है जी, सेमी जी, जी। प्रेसियस। 10-15 कैरेट का आप कटेला बनाइए उनको, दोनों को, तो मिडिल फिंगर में, जी तो दोनों में प्यार बढ़ेगा दिन दुना, बढ़ेगा। और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, मतलब कठेला है इस पत्थर का नाम। अगर किसी की लव मैरिज नहीं हो रही है तो ये अपनी मिडिल फिंगर में अगर वो पहनता है तो इससे उसको ये शादी, दोनों में प्रेम बढ़ेगा और शादी दोनों करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके सर। कभी कभी क्या होता है कि लव मैरिज के केस में लड़का भी तैयार है, लड़की भी तैयार है,
घर वालों को भी तैयार करवा लिया, घर वाले भी तैयार है, लेकिन कभी कभी कुंडली मिलाते हैं और नाड़ी दोष आ जाता है। ये नाड़ी दोष क्या होता है? देखिए 36 गुण मिलान टोटल होते हैं जी। उनमें नाड़ी का दोष होता है। नाड़ी में संतान और स्वास्थ्य देखते हैं। अच्छा। नाड़ी का शाब्दिक जो परिभाषा है जी। वो संतान और स्वास्थ्य है। ओके। अगर आपकी जन्म पत्री में संतान के योग बढ़िया है और स्वास्थ्य भी बढ़िया दिख रहा है तो नाड़ी दोष कोई मान ही नहीं रखता। ओके। तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। जबकि लोग पंडित मान लेते हैं साहब नाड़ी दोष है, शादी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। पहले आप देखिए उसमें कि इसके संतान योग है या नहीं है। जेमिनी में पुत्र कारक देखिए, नाड़ी में सूर्य को देखिए, सूर्य पुत्र कारक होता है। नाड़ी में सूर्य को देखिए, पाराशरी में बृहस्पति को देखिए कि वो संतान दे रहा है नहीं दे रहा है। और बृहस्पति को लगन मान के उसको नाड़ी से आप पंचम भाव लीजिए, क्या वह संतान देने की समझ है या नहीं है। और स्वास्थ्य में लीजिए आप, स्वास्थ्य में आप लगन से देखिए स्वास्थ्य को। और या मंगल की पोजीशन देखिए, क्योंकि मंगल हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे मसल्स जो भी है। और सूर्य को देखिए, सूर्य हमारे पूरी आत्मा और स्ट्रक्चर जो 108 हड्डियां हैं उनका काउंट करता है, वो देखिए। फिर आप डिसीजन करिए कि नाड़ी दोष या नहीं है। आप बस पंचांग में लिखा हुआ है कि गुणों के अंदर नाड़ी दोष आ रहा है और आपने कह दिया साहब शादी नहीं हो सकती, ये गलत है। ये वो लोग करते हैं जिनको ज्योतिष पूरी नहीं आती, जो चारों पांचों मेथड नहीं जानते, वो लोग ये दोष लगा देते हैं और उसको रुका देते हैं। अब रोकने का कारण चाहे वो पंडित बन जाते हैं, भगवान नहीं चाहता होगा तो वो पंडित बन जाते हैं, कारण ये मान लो आप, वो नाड़ी दोष लग जाता है बस। लेकिन ये धारणा गलत है। सर इससे रिलेटेड एक कहानी भी हमने सुनी थी कि एक बार भगवान कृष्ण के पास कलयुग आया और उसने उन्होंने को कहा कि आपने सबको वरदान दे दिया एस्ट्रोलॉजी का, ये भाई सब अपना अपना उपाय ढूंढ लेंगे। आपने द्वापर युग में भी दे दिया, सतयुग में भी दे दिया, त्रेता में भी दे दिया, चलो वो तो सही युग थे। लेकिन कलयुग में तो सब पापाचरण करेंगे, ये करेंगे, तो कलयुग में आप क्या देंगे व्यक्ति को? भाई एक तो छोड़ो मेरे लिए, कलयुग के लिए कलयुग कैसे जिएगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कलयुग में मैं तेरे को देता हूं कि अगर वो व्यक्ति सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसका कल्याण होगा। और इसका कलयुग ने फायदा उठाया कि ठीक है भाई, तू सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढ के तो दिखा, 10 मैं गलत खड़े करूंगा, एक सही खड़ा करूंगा, तू उसमें से पहचान लेना कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो सर आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है उसके साथ ये बहुत हो रहा है, सही तो कम मिलते हैं, गलत ज्यादा मिलते हैं। देखिए ये तो हर प्रोफेशन में है। डॉक्टर गांव में झोला छाप भी है जी, और शहरों में बड़े सिटियों में वो सिटियों में जो है, मेट्रो सिटियों में जो है स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं जी। तो ये तो सभी प्रोफेशन में चलता है कि स्पेशलिस्ट भी है और झोला छाप भी है। तो आप कोई सा भी ले लो। तो सर पहचाना कैसे जाए कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है? अब ये पहचानने की बात नहीं होती, तो आपका भाग्य है कि आप सही व्यक्ति से सही टाइम पे मिल पाए या नहीं मिल पाए। अच्छा, ये भी लक पे डिपेंड करता है। ये भी आप पे लक पे है कि आपको उचित परामर्श मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आपके भाग्य में है या नहीं है, ये भी एक लक पे डिपेंड करता है। आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, आपका इलाज हो जाएगा। अगर आपका इलाज होना है तो, अगर आप इलाज नहीं होना है तो आप प्रॉपर वो दवा या मेडिसिन या डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। समझ रहा हूं मैं आपकी बात। मतलब सब कुछ लक पे मैटर करता है, नसीब पे मैटर करता है। नसीब पे। सर जैसा कि अभी हम नाड़ी दोष के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि भाई एक संतान और एक स्वास्थ्य, दो चीजें नाड़ी दोष में आती है। तो अगर किसी के नाड़ी दोष है, जैसा कि आपने मेथड बताया, उस मेथड से हम चेक करते हैं और दोष निकल रहा है, तो क्या उपाय किया जाए जनरल कि उसका नाड़ी दोष दूर हो? देखिए फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर वास्तव में नाड़ी दोष आ जाता है, संतान एक में संतान है, एक में संतान की गड़बड़ी है, तो मिस्टेक होने का चांस रहता है। अच्छा, तो फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए। चारों पांचों मेथड से आपने मिला लिया और वास्तव में ही ये दोष आ रहा है तो फिर तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर अगर लव मैरिज का केस है और करनी है उनको, तो कोई उपाय होता है नाड़ी दोष को मिटाने का? देखिए फिर संतान के लिए लोग
जो है जैसे भगवत गीता करवाते हैं, और ये गोपाल सहस्त्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं लोग, जी, गोपाल संतान के उपाय के लिए करते हैं, तो ये करते हैं लोग। लेकिन वास्तव में तो हमारी जन्म पत्री में योग होने ही चाहिए। ओके। और विशेषकर पिता 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 बीज है, जी बीज जो है पिता है, स्त्री जो है तो भूमि है। जी तो पिता की जन्म पत्री से एक्चुअल पता लगता है कि संतान होगी नहीं होगी, योग्य होगी, बढ़िया होगी, कैसी होगी। ये फादर की जन्म पत्री से ज्यादा बेटर पता लगता है बनिस्पत माँ की जन्म पत्री से। ओके। तो अगर सर जैसा कि आपने बताया फिर भी लोग ये उपाय करते हैं जैसे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। देखिए ये हमारे यहाँ चलता है। अच्छा। आप विदेशों में मैं कुंडलियां देखता हूँ विदेशों की, तो उनके यहाँ कौन से पंडित कौन से कर्मकांडी बताइए आप। हाँ वहां तो कुछ नहीं, वहां दूसरा धर्म अपनाते हैं, ईसाई लोग दूसरा अपनाते हैं, क्रिश्चियन जो है जी, और मुस्लिम सिख वो तो ये तो अलग अलग वो है। तो इसमें आस्था आप जिसकी जो है वो कर रहा है, और जो नहीं करना चाहता वो जरूरी नहीं है कि उसके करने से वो हो जाएगा। सर जैसे मान लीजिए कि अभी आपने कहा कि ये तो आस्था की बात है, तो आस्था में बहुत सच्चाई होती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जैसे कि अभी सर 2025 चल रहा है, तो शादी के लिए 2025 कैसा होने वाला है? जैसे अगर कोई लव मैरिज वाले प्रेम प्रेमिका है तो उनके लिए यह साल कैसा हो सकता है? शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, शादी तो देखिए कोई सा भी साल हो, जैसे हमारे परंपरागत जो भारतीय समाज में जो वैष्णव समाज है उसमें वे जो है देव सो जाते हैं जी, चार देव सोने की परंपरा है हमारे शास्त्रों में। 4 माह के लिए, 4 माह के लिए। तो एक्चुअल में ये ईसाइयों के नहीं सोते जी, जैनियों भी नहीं सोते, सिखों के नहीं सोते, मुसलमानों के नहीं सोते, सिर्फ एक वैष्णव समाज जो है हमारे ठाकुर सोते हैं, हमारे ठाकुर सोते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, श्री राम ने, हनुमान जी जब सीता का पता लगा के आए थे, अच्छा, तो वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी। तो श्री राम ने कहा था कि अब वर्षा ऋतु के बाद जो है लंका पे चढ़ाई करेंगे। अच्छा। क्योंकि नदी नाले इतने होते थे पहले, उन पे कोई पुल नहीं होता था। अच्छा। अब आप शादी करने जा रहे हो, बीच में नदी पड़ती है और नदी पे पुल नहीं है और बाढ़ आ गई, आप शादी करने जा रहे हो, तो अगले ने तो खाना बना लिया और आप वहां बाढ़ आ रही है, आप जा ही नहीं सकते, पार ही नहीं कर सकते नदी। तो इसलिए वर्षा काल को देव सोम काल माना गया था। क्योंकि आजकल ये परंपरा तोड़नी चाहिए और तोड़ रहे हैं। जैन समाज तो तोड़ चुका है इस बात। जैन समाज इतवार को शादी करता है, कोई वो नहीं देखता, देव सैन काल नहीं देखता। पंजाबी में भी सर ये होता है, पंजाबी में होता है, संडे को फ्री है, हाँ, संडे को शादी करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इससे क्या है, अरे लोग सावे ढूंढते हैं, और 21 रेखा का सावा होना चाहिए, 18 रेखा का सावा होना चाहिए, ये सब झूठे हैं। अगर सावे अगर देखा जाए, सावे का कोई महत्व जब होता है जब आप सही लगन लो, सही टाइम पे। 5:30 बजे के फिर परिग्रह संस्कार है, अरे 5:30 बजे तो बारात ही नहीं पहुंचती लोगों की शाम को, परिग्रह संस्कार कहां से होगा? तो हम दोहरी व्यवस्था में जी रहे हैं, धर्म को मान भी रहे हैं, धार्मिक चीजों को, और उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं जी, दोनों साथ कर रहे हैं एक साथ। जी सर, अगर किसी के शादी का योग ही नहीं है इस समय और उन्हें शादी करनी है, तो योग बनाने के लिए पुरुष और स्त्री को क्या करना चाहिए? देखिए योग के उपाय हैं, शास्त्र में लिखे हुए हैं जी। अगर योग के उपाय करता है तो संभावना है कि शायद हो जाए। 1-2 उपाय सर अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। जैसे हीरा जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। शुक्र स्त्री होता है। अच्छा। पत्नी होता है, पति होता है, स्त्री के लिए पति होता है और आदमी के लिए पत्नी होती है। तो शुक्र का हीरा डायमंड्स पहना जाए तो हीरे की जो एनर्जी है वो आदमी के अंदर आएगी, शुक्र की एनर्जी आएगी और शादी की जो है संभावना बढ़ेगी। शुक्र के अगर मान लो हीरा नहीं पहन सकता, 3-4 लाख का, 5 लाख का आता है, थोड़ा सा गरीब तो उसको मोजोनाइट वगैरह पहनना चाहिए। अच्छा। मोजोनाइट 15-20 हजार में ही काम चल जाएगा, आ जाएगा 10-15 कैरेट का। और मोजोनाइट नहीं पहन सकता, उसको
व्हाइट टोपाज पहनना चाहिए 3,500 तक का। अच्छा, तो वो वाली बात है। तो सर आपने क्या बताया, एक तो हीरा, हीरा, मोजोनाइट मोजोनाइट, और व्हाइट टोपाज। व्हाइट टोपाज। तो सर एक बात बताएं, जैसे आपने अभी पॉडकास्ट के पहले जब हमारी बात चल रही थी तो आपने बताया था कि आपका 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं 36 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बाथरूम में पैदा हुआ था जी। और जब 10th क्लास में पढ़ता था तब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो सर एक बात बताएं, आपने जेम में भी आपका इतना एक्सपीरियंस है, जब कोई व्यक्ति कोई भी हीरा के बारे में जैसे अभी हम बात करें, हीरा धारण करता है, तो उस पर्टिकुलर हीरे को असर दिखाने में कितना समय लगता है? देखिए, समय ज्यादा तो नहीं लगता, पर 2 महीने करीब लग ही जाते हैं। उसको एनर्जी, जैसे हम दवा लेते हैं तो हाँ। लेते ही असर नहीं करती, वो धीरे धीरे काम करती है, तो 2 महीने करीब लग जाते हैं। हाँ सर, एक चीज और मैंने सुनी थी कि मान लीजिए कोई लड़का और लड़की है और उनकी कुंडली ही नहीं है। सर दूसरे रिलीजन्स में जैसा भी आपने बात की, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, उनकी तो परंपरा ही अलग है, लेकिन हमारे में अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो इस केस में फिर क्या किया जाए? शादी हो जाएगी। प्रश्न कुंडली से विचार किया जा सकता है। जातक जो है ज्योतिषी के पास जाए और फल या फूल लेके आए जी। और ये इच्छा के साथ आए, जैसे हम भगवान के मंदिर जाते हैं इच्छा से, जी। उस मन के साथ आए और ज्योतिषी से पूछे कि हमारी दोनों के परिग्रह संस्कार अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आगे सुखी रहेगा नहीं रहेगा, हम शादी करने जा रहे हैं। तो ज्योतिषी जो है प्रश्न कुंडली लगा करके, प्रश्न कुंडली सर जैसे कुंडली ही नहीं है तो फिर प्रश्न कुंडली क्या हुई? प्रश्न कुंडली तत्काल कुंडली होती है, जो तुरंत बनती है, जो अभी जो बच्चा पैदा हुआ ना, जैसे उसकी कुंडली समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। एक तरह से अभी जो पैदा हुआ है, ओके। तो नाउ जो सिचुएशन है वो क्या अलाउ कर रही है शादी के लिए, और क्या अब उसमें सेपरेशन डाइवर्स नहीं है, तो आप निश्चित मानिए। क्योंकि वारामहिर के पुत्र जो ज्योतिषी वारामहिर थे, उनके पुत्र पृथ्वीसस थे। पृथ्वीसस ने तो उस जमाने में घड़ियां नहीं होती थी। आज से 500,000 साल पहले घड़ियां कहाँ थी? राजा महाराजा मिट्टी की पानी घड़ियां रखते थे। आम जनता के पास घड़ियां नहीं थी। वो मिट्टी वाला वो होता तो वारामहिर ने तो ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाया पाराशर के बाद। लेकिन समस्या ये आ गई कि गरीब लोगों के पास ना तो शिक्षा थी और ना घड़ियां थी, तो गरीब लोग तो दिखा नहीं सकते थे, राजा महाराजा दिखा पाते थे ज्योतिषी को जी, क्योंकि उनके पास घड़ियां होती थी, टाइम होता था। तो वारामहिर के पुत्र पृथ्वीसस ने प्रश्न शास्त्र रचना की थी, इसलिए अच्छा कि जन्म पत्री हो या नहीं हो, प्रश्न शास्त्र ही जन्म कुंडली है। अच्छा, अगर जातक ज्योतिषी के पास जाता है और प्रश्न कुंडली लगवाता है, प्रश्न कुंडली के 5-6 मेथड से लगाई जाती है, अगर वो प्रश्न कुंडली लगाता है तो जो जन्म पत्री है वही प्रश्न कुंडली है, ये मानिए। प्रश्न कुंडली से भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पूरा भविष्य बताया जा सकता है, सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सर अब एक बात बताएं, जैसे कोई व्यक्ति है, उनका योग भी है शादी का, लेकिन फिर भी विपदाएं आ रही हैं और शादी नहीं हो पा रही, तो जल्दी शादी की फिर क्या रेमेडी होती है? रेमेडी यही है, आप डायमंड बनाइए, मोजोनाइट बनाइए, व्हाइट टोपाज बनाइए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है प्रेग्नेंसी संस्कार संपन्न हो सके। और सर अगर कोई डायमंड नहीं पहनना चाहता तो? अब नहीं पहनने की तो बात ये ऐसी हो गई कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, दवा नहीं लेना चाहते, इलाज कैसे हो? जी, इलाज तो जब ही होगा ना जब आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर सर वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैंने बताया ना, मोजोनाइट कम रेट का है और व्हाइट टोपाज से सस्ते आते हैं, वो भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर मान लीजिए अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, अचानक भाई उसके किसी दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, तू भी चल एक बार, तू भी पूछ, तेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। अब वो गया, उसने बता दिया कि भाई तुम मांगलिक हो, तुम्हारे शनि की 7.5 है, तुम्हारे पितृ दोष है, ये है, ढीम का है, फलाना है। फिर बोला अच्छा इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो सर ये सारी जो चीजें हैं कि भाई पहले तो मेरे को पता नहीं था, तो मेरे साथ अच्छा भी हो रहा था, बुरा भी हो रहा था, आज मैं गया, आज मुझे पता चल गया, तो मतलब ये चीज क्या वैरी करती है? देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि बॉडी का चेकअप हर साल होना चाहिए जी, तो ज्योतिषी भी यही कहता है कि हर साल जन्म पत्री जो है दिखानी चाहिए, साल 2 साल में दिखानी चाहिए, ताकि हमें आने वाले भविष्य का पता लगाया जा सके, उसकी संभावना को अंदाजा लगाया जा सके कि वो अच्छा जाएगा, खराब जाएगा,
उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय बेकार आ रहा है तो आदमी अपने आप को मैच्योर हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले कि मेरा समय कुछ 19 आएगा और उसमें कुछ गलत हो सकता है, तो अपने आप को संभल के रहे। मतलब एस्ट्रोलॉजी आने वाली विपदा के बारे में आगाह कर देती है। आगाह कर देती है। तो मान लीजिए सर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि मांगलिक है कोई, तो क्या उसे नॉन मांगलिक बनाया जा सकता नहीं, मंगलिक अगर तीनों चारों पद्धतियों से मंगलिक है तो नॉन मंगलिक तो नहीं बन सकता वो। पर समय आने पर जब उसका उचित शादी विवाह का समय आएगा, दशाओं में तीनों चारों दशाओं को मैथर्स को देखने पर अगर शादी का समय आ रहा है तो शादी हो जाएगी, मंगली लड़की मिल जाएगी, मिल जाएगी। संजोग ऐसा बैठ जाएगा। मतलब लोगों ने खाली बेकार का हवा बना रखा है कि लड़का मांग, क्योंकि संजोग अपने आप बनते हैं समय आने पे। समय आने बिगड़ समय में आदमी ढूंढता रहे, कुछ नहीं मिलेगा। सर जैसे अभी मैंने कहा शनि की 7.5, इसका भी बहुत ज्यादा हुआ चल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, शनि की 7.5 मानी तो बेकार ही जाती है जी। पाराशरी में, वैदिक मेथड में तो उसको बारे में बहुत बुरा लिखा हुआ है जी कि ये भ्रष्ट जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है हमारा, जी और चंद्रमा के 48 डिग्री पहले और 48 डिग्री बाद, जी एक्चुअल में तो 48 डिग्री पहले और 48 डिग्री बाद अगर शनि आ जाता है तो शनि की 7.5 आरंभ हो जाती है और वो मन को पीड़ित करती है। और जो मन शनि को हम एक क्रूर प्लेनेट मानते हैं, पापी ग्रह मानते हैं, एक दुख देने वाला ग्रह मानते हैं। हालांकि वो कर्म कारक है, कर्म का फल देता है, कर्म का फल देता है जो पिछले जन्म में हमने की है। तो जब चंद्रमा के जब मन के ऊपर से निकलता है तो वो दुख देता है, मन को पीड़ा करता है, कष्ट देता है, तो इसलिए 7.5 को बुरी मानी जाती है। बुरी मानी जाती है। सर अगर जैसे किसी के शनि की 7.5 है तो उस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए? कोई रेमेडी शनि की 7.5 की? शनि की 7.5 की रेमेडी है, उस टाइम जो है लेपिस स्टोन पहना जाए। लेपिस स्टोन सेमी प्रीशियस स्टोन है जी। आपके वेट के बराबर का कैरेट का जो लेपिस स्टोन पहने उस 7.5 में लेपिस स्टोन और लेपिस लाजुली जिसे कहते हैं वो पहनिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। शनि जो लोग, कई लोग जो हमारे परंपरागत एस्ट्रोलॉजर बताते हैं शनि को जो तेल चढ़ाओ, ये करना चाहिए। हाँ। तो उस टाइम जो है बालों में तेल नहीं डालना चाहिए, ठीक है, और शरीर पे तेल की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। मतलब तेल का उपयोग नहीं, तेल का उपयोग जितना कम करें उतना सही है उस समय। और सर जैसे अभी मैंने एक कहा पितृदोष, पितृदोष क्या होता है? देखिए, पितृदोष में हम पितृदोष को इस तरह से मानते हैं, श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसमें भी जो लिखी हुई है वो टोटल पितृदोष के निवारण के लिए लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत जो है, गीता जो है, पितृदोष के तर्पण के लिए ही लिखी गई है, उसका वाचन भी पितृदोष के तर्पण के लिए ही किया जाता है। तो पितृदोष जन्मपत्री में होता है जी। हमने पूर्व जन्म में कोई हमारे किसी के साथ भी, चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे हमारे फादर मदर हों, चाहे हमारे और समाज के कोई भी लोग रहा हुआ, उसके साथ हमने बुरा किया था पिछले जन्म में, दुर्व्यवहार किया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा ज्योतिषी मानता है कि हम आज हैं तो पहले भी थे, आज हम हैं तो पहले भी थे, तो पहले हमने क्या किया वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर बैड किया है किसी के साथ हमने तो वो पितृदोष के रूप में प्रकट हो जाता है और वो हमें परेशान करता है यहाँ। तो जैसा कि सर आपने अभी कहा कि लोग गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो क्या गीता के पाठ से पितृदोष में राहत मिलती है? देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत गीता के पठन पाठन से जो है पितरों का तर्पण होता है। और श्रीमद् भागवत गीता जो है वो हमारा संस्कृति में एक बहुत महत्व रखती है और लोग आयोजन कराते रहते हैं, बड़े बड़े लोग वो पितरों के तर्पण के लिए ही कराते हैं और इससे लोगों को फायदा भी होता है। अगर सर किसी के पितृदोष है तो उसकी क्या रेमेडी होगी? सबसे पहले तो वो तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि वो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करे। अपने खुद नहीं करे तो पंडित को बुला ले, अपने घर पे श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन कराए, अपनी बहन बेटी को बुला के, परिवारजनों को बिठा करके जो भी 7 दिन की श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करे
ताकि उसका पितृदोष शांत हो, पितरों को तर्पण कराएं। वो भागवत गीता में पितरों का तर्पण का प्रावधान लिखा हुआ है, वो सारा उसी में आ जाता है। जी तो वो सब श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन करने से पितरों का तर्पण हो जाएगा। जी सर, जैसे अभी हम पहले कुछ समय पहले विश्वास के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या विश्वास से सारी समस्याओं का हल निकलता है? देखिए, आस्था तो रखनी ही पड़ती है। अपन जीवन के प्रति आशा तो रखते ही हैं कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा कर रहा हूं, या मैं आगे मेरे साथ अच्छा होगा। तो आस्था और भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा। जी चाहे वो भगवान आप किसी भी रूप में माने, किसी को भी माने, XYZ किसी भी धर्म से हो आप, तो एक मन में आस्था तो होती है, मन में आस्था होती है कि ईश्वर मेरा अच्छा करेगा और मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ अच्छा करेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि माने तो पत्थर और ना माने और भगवान, वही बात हो गई। सर, जैसा कि हम कुछ समय पहले लव मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, अब लव मैरिज और अगर एस्ट्रोलॉजी अलाइन नहीं करती किसी भी कारण से, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ समय पहले एक इंटरनेट पर एक केस पढ़ा था, किसी व्यक्ति ने अपना केस शेयर किया था कि उसका एक दोस्त था जो किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और 36 में से अराउंड उनके 28-30 गुण भी मिल गए थे, कुंडली भी मैच हो गई, योनि भी मैच हो गई, लेकिन कहा गया कि लड़के के मार्स 5th हाउस में बैठा है तो उसका रिलेशन खराब होगा। तो जब इधर एस्ट्रोलॉजी अलाइन नहीं की लेकिन लव है, तो क्या ऐसी चीजें भी अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को नकार करके बाद में शादी कर लेता है तो क्या सच में रिलेशंस खराब होते हैं? देखिए, फर्स्ट तो एस्ट्रोलॉजर को तीनों चारों पद्धतियों से ये देखना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा आपको, अभी इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें ये देखना चाहिए कि सेपरेशन डाइवर्स है या नहीं है। जी, अगर नहीं है तो करो ना, कौन मना करता है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर अगर कहे कि लड़ाई होगी, रिलेशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सेपरेशन डाइवर्स नहीं है, लड़ाई घर में किसमें नहीं होती। साधारण तो लड़ाइयाँ, छोटी मोटी बातें तो घर में सबकी होती है, लेकिन सेपरेशन डाइवर्स की बात तो बहुत बड़ी बात होती है ना, बड़ी बात होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सर, जैसा कि अभी हम इतनी देर बैठे बात किए तो मुझे एहसास हुआ कि आपको भी ईश्वर में बहुत विश्वास है। देखिए, ईश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा। हमारी जो सांसें चल रही है जी, तो हम जब नींद लेते हैं तो हम सांस लेने के लिए कोई प्रयास करते हैं कभी? वो अपने आप आ रही है, जा रही है, तो ये सब ईश्वर के ऊपर है। ईश्वर के ऊपर। अब जिस दिन सांस रुक गई बस। तो ईश्वर ही दिला रहा है, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे सांस लेने के लिए, ईश्वर ही अपने आप दे रहा है और छूट रही है, आ रही है, जा रही है। तो सर, आपका इतने एक्सपीरियंस में आप कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ जब आपको लगा होगा कि नहीं, ये जिस भी ईश्वर पे वो विश्वास करते कि नहीं ये ईश्वर का ही किया हुआ, आपका कोई एक्सपीरियंस? ऐसे बहुत से वो है जिसमें व्यक्ति जो है 10-10 साल शादी के साथ साथ रहते हैं और फिर डाइवर्स हो जाता है, तो वो संतान हो जाती है, 8-9 साल की संतान हो जाती है और डाइवर्स हो जाता है। तो वो लड़का या लड़की कहते हैं हमको आश्चर्य हो गया, इतना 8-9-10 साल का रिलेशन ये कैसे हो गया? घर वाले कहते हैं ये कैसे हो गया? तो उनको आश्चर्य होता है, जबकि हम कहते हैं आश्चर्य की कोई बात ही नहीं, यही तो होना था, क्योंकि कुंडली में ऐसा लिखा था। आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे ईश्वर पे भक्ति का, विश्वास का? देखिए, ईश्वर में भक्ति का विश्वास कैसा है? आपके साथ कोई किस्सा हुआ हो जिससे आपको लगा हो? एक रोज मैं बहुत निराश था, अपने मन में थोड़ा तबीयत भी खराब थी, जी। बैड कोल्ड हो गया था, तो बुखार सा हो गया था, तो उदास सा बैठा था, तो मन में थोड़े विचार कमजोर आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, घूम आते हैं, तो थोड़ा बाहर निकलना हो जाएगा। तो मैं हनुमान जी गाड़ी उठाई और हनुमान जी के मंदिर चले गया। तो मैंने जाके देखा कि हनुमान जी के एक जो व्यक्ति है वो आया, जो हाथ से चलाते हैं ना, जिसको जो अपाहिज होता है, जिसके पाँव हाथ से चलाता हुआ आया और दोनों हाथों को सहारा लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए हनुमान जी जाके उसने नमस्कार किया। तो मेरे मन में बड़ी एक
वो आया कि देखो मुझे भगवान पे आने से कितना आत्मविश्वास मिला बढ़ा है। कि ये आदमी तो कभी चला ही नहीं, मैं तो हमेशा चलता हूँ, हाँ तो मुझे निराश होने की क्या जरूरत है। हाँ तो मुझे इतना बल मिला। तो ईश्वर के जाने से आदमी को बल तो मिलता है, ईश्वर प्रेरणा देता है फिर आदमी को। मुझे सामने उदाहरण दिया कि ये तो चला ही नहीं, तुम चलते हो सब कुछ यार, तू क्यों निराश होता है। हाँ, तो ईश्वर प्रेरणा देता है। ईश्वर प्रेरणा देता है। यस, सबके साथ कोई ना कोई भगवान किस्सा करते भगवान हैं। कोई ना कोई ऐसा संदेश देता है आपको जिससे आपको उत्साह और उमंग बढ़ जाती है जीवन में जीने की। सर आज का आखिरी प्रश्न पर आते हैं। हम जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमारा पॉडकास्ट आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो आने वाली पीढ़ी को आप अपनी तरफ से एक संदेश क्या देना चाहेंगे जो शादी की उम्र के हैं? देखिए, मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहूंगा, आप जन्मपति दिखाइए। आपके माँ बाप भी दिखाते हैं जन्मपति, तो उन्हें कहिए कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं जो पाराशरी, वैदिक, नाड़ी, लाल किताब, जेमिनी, केपी, चारों पांचों मेथड जानता हो उसको दिखाएं, तभी आप संतुष्टि प्राप्त करें। आप केवल पराशरी या वैदिक जानने वाले को जन्मपति दिखा करके पूर्ण विश्वास ना करें और उसके बेस पे ना चलें। आप चारों पांचों मेथड जो जानता है उसको दिखा करके ही जो है अपने माता पिता को भी कहें कि जो चारों पांचों मेथड जानता है ज्योतिष के, उसी को जन्मपति दिखा कर शादी करें तो अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डॉक्टर महेश सर को बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य सभी समय श्रोताओं को हमें दिया। नमस्कार। सभी को मेरा सादर जय श्रीमन नारायण। नमस्कार। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे।